हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। बिफोर वी बिगिन विद द चैप्टर, एक बार ये देख लो, ये 4 इमेजेस आपको दिख रही हैं। कांग्रेस का लोगो आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ये 2 बुलक्स थे। एक साल आफ्टर इंडिपेंडेंस ये दोनों एक साथ कितने कोऑपरेशन में चल रही हैं, ठीक है। 9 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इनके बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई। देखो इन दोनों को एक दूसरे से गुस्सा दिख रहा है। 17 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्होंने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और लड़ाई बढ़ गई। 22 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस इन दोनों के बीच में स्प्लिट आया, दैट इज कांग्रेस स्प्लिट, जिसमें एक बन गया था कांग्रेस ओ और एक बन गया था इंदिरा गांधी वाला कांग्रेस आर। बस यही 4 इमेजेस आपको दिखानी थी। अब चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज डेड, 1 लाख वेट टू पे लास्ट होमेज। 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, उसी के ऊपर ये है। चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन, ये हमारा पहला सब टॉपिक है। प्राइम मिनिस्टर जे.एल. नेहरू passed away in May 1964. He had been unwell for more than a year. This had generated a lot of speculation about the usual question of succession after Nehru who. कह रहे हैं कि 1964 मई 1964 के अंदर नेहरू जी की डेथ हो जाती है और वो एक साल से उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं होती। कहने वाले कहते हैं कि 1962 के वॉर के बाद उनका थोड़ा सा मोरल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। अब जब नेहरू जी की डेथ होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन वही कि नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। बट इन अ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री लाइक इंडिया दिस सिचुएशन गिव राइज टू अ मोर सीरियस क्वेश्चन आफ्टर नेहरू व्हाट। मगर अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास 2 क्वेश्चन थे। आफ्टर नेहरू हु, कौन बनेगा, और आफ्टर नेहरू होगा क्या, क्या मिलिट्री रूल आएगा, क्या फिर डिक्टेटरशिप आएगी, या फिर क्या आएगा, क्योंकि नेहरू जी तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। तो ये क्वेश्चन भी आया कि आफ्टर नेहरू व्हाट, क्या करेंगे अब हम, और आफ्टर नेहरू हु, अब आएगा कौन। अब ये चीज़ बिल्कुल सही कह रहा है कि जब फ्रांस और कनाडा में सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं तो कोई नहीं कहता कि डिसइंटीग्रेशन होगा, या फिर आफ्टर नेहरू व्हाट, या फिर आफ्टर दिस प्राइम मिनिस्टर व्हाट। तो हम ही क्यों ऐसे कॉन्स्टेंट सस्पिशन में रहते, क्योंकि हम उस टाइम पे बहुत ही अंडर डेवलप नेशन थे और हमारी बहुत डाइवर्सिटी है। तो सबकी नज़र यही रहती है कि ये डाइवर्सिटी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ होगा तो इनकी जो डाइवर्सिटी के चक्कर में इनका डिसइंटीग्रेशन होना तय है। और जो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था आफ्टर नेहरू हु, दूसरा क्वेश्चन आया कि द सेकंड क्वेश्चन अराउज फ्रॉम द सीरियस डाउट्स दैट मैनी आउटसाइडर हैड अबाउट वेदर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट विल सर्वाइव आफ्टर नेहरू। वही चीज़, क्या नेहरू जी के बाद डेमोक्रेसी इंडिया में सर्वाइव करेगी, क्योंकि नेहरू जी एज अ प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी को बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के पीरियड में देखा था कि उनको कितना रिपीटेडली जेल भेजा गया, कैसे डिक्टेटोरियल रूल्स चलते थे, और डेमोक्रेसी के बिना कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं लगता था उन्हें, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहला क्वेश्चन आया कि आज जो नेहरू जी सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी को, वो डेमोक्रेसी रहेगी, क्योंकि अब तो नेहरू जी नहीं रहे। इट वॉज फियर दैट लाइक सो मैनी अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इंडिया के अंदर डेमोक्रेटिक सक्सेशन मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे बाकी देशों में हुआ कि डेमोक्रेटिक सक्सेशन नहीं होता था, मिलिट्री बीच में आ जाती थी, क्या इंडिया के अंदर भी वैसा होगा? क्या आर्मी का पॉलिटिकल रोल बढ़ेगा? ये चीज़ देखते हैं, क्या आर्मी का पॉलिटिकल रोल बढ़ेगा। और इसके अलावा और भी बड़े ज़्यादा डाउट्स थे। उस टाइम पे क्राइसिस बहुत हो गए थे। 1962 की वॉर का क्राइसिस हुआ, 1965 में वॉर हुआ, उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ। वॉर बेशक जीते या वॉर हम हारे, इकोनॉमिक क्राइसिस तो होता ही है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज हमारे वॉर में लग जाते हैं, तो हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज नहीं बचते। तो 3 क्वेश्चन थे, पहला कि नेहरू के बाद कौन, दूसरा क्या डेमोक्रेसी इंडिया में बचेगी, तीसरा कि जो भी लीडर बनेगा क्या वो इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व कर पाएगा, क्या उसकी कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन था लीडर की। और इसीलिए 1960s को हम डेंजरस डिकेड कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं। द 1960s वर लेबल्ड एज द डेंजरस डिकेड व्हेन unresolved problems like poverty, inequality, communal and regional divisions could lead to failure of the democratic project or even the disintegration of the country. क्योंकि 1960s में नेहरू जी की डेथ हो गई, गरीबी थी, इनइक्वालिटी थी, अमीर बहुत अमीर थे, गरीब बहुत गरीब थे, सॉरी। कम्युनल एंड रीजनल डिवीजन,
कम्युनल डिवीजन इज हिंदू मुसलमान वाला डिवाइड, ठीक है, रिलीजियस लाइन पे जो डिवाइड होता है, और जो वायलेंट होता है उसको बोलते हैं कम्युनल। और रीजनल डिवीजन, कुछ रीजन बहुत डेवलप्ड थे जैसे बंगाल वगैरह का, जिनको ब्रिटिशर्स ने डेवलप कर दिया था, और कुछ रीजन्स बहुत बैकवर्ड थे जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह का एरिया। क्या इसके चक्कर में डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट का फेलियर होगा? इसलिए 1960s को एक बहुत डेंजरस डिकेड कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, ये तो क्वेश्चन थे, अब हुआ क्या। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, नेहरू जी की डेथ हुई 1964 में, शास्त्री जी अपॉइंट हुए उसके 13 दिन बाद। इन 13 दिन में कौन था प्राइम मिनिस्टर? उसको हम इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, सर्च करना। फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, द ease with which the succession after Nehru took place proved all the critics wrong. When Nehru passed away, K. Kamaraj, the president of Congress party, consulted party leaders and Congress members of parliament and found that there was a consensus in favor of Lal Bahadur Shastri. अब कह रहे हैं ये सारे क्रिटिक्स जो कह रहे थे ये हो जाएगा, आदमी रूल आ जाएगा, डेमोक्रेसी फेल हो जाएगा, इनको एक ही बारे में चुप कर दिया गया, क्योंकि नेहरू जी के बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने वो थे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। और के कामराज बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर है। के कामराज उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने पार्लियामेंट में और पार्टी में ये जाना और माना कि कंसेंसस है, सब चाहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, इसलिए उनको यूनिनिमसली, इसका मतलब होता है सबकी एक साथ की विचारधारा, कोई अलग नहीं जा रहा, सब एक साथ है, कंसेंसस है, सब ने लाल बहादुर शास्त्री को अपना प्राइम मिनिस्टर मान लिया, ठीक है। अब शास्त्री जी का कुछ इंट्रोडक्शन, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे, उत्तर प्रदेश से थे, नेहरू जी के साथ काम कर चुके थे उनकी कैबिनेट के अंदर, और अपने आखिरी कुछ सालों में नेहरू जी उनके ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे, सिंप्लिसिटी के लिए जाने जाते थे, अपने प्रिंसिपल्स पे जाने जाते थे। और जब रेलवे का हादसा हुआ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए उन्होंने रेलवे एक्सीडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए रिज़ाइन कर दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे लीडर थे। वो लोगों से इंटरेक्ट करने वाले थे, ना कि कुछ लीडर्स की तरह जो अपने आप को थोड़ा लोगों से दूर रखते हैं, ये है वो है। सिंपल इंसान, प्रिंसिपल्स पे चलने वाला इंसान, ठीक है। और एक बार ही कहा जाता है उनकी हाइट थोड़ी कम थी, तो उनको कहा कि आपको तो ऐसे ऊपर करके देखना पड़ता है, तो उनका ये कहना था कि सामने वाले मेरे आगे नज़र झुका के बात करते, तो वो इतने ऑप्टिमिस्टिक इंसान थे, ठीक है। तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल थे, उत्तर प्रदेश से थे, नेहरू की कैबिनेट में थे, रेलवे मिनिस्टर थे जब। तो एक बारी रेलवे का हादसा हो गया, तो उस रेलवे के हादसे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइप के लीडर थे। अब इनके बारे में जान लेते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करा था, यूपी से थे, कांग्रेस के सेक्रेटरी रह चुके थे, 1951 से 56 तक रेलवे मिनिस्टर थे, मगर या फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, दे नहीं रखा। रेलवे एक्सीडेंट के लिए अपना रिज़ाइन कर दिया, और जय जवान जय किसान के लिए जाने जाते हैं। 5 चीज़ें याद रख लेना। अब वो 1964 से 1966 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। 2 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्हीं 2 साल में उन्होंने इंडो चाइना वॉर का देखा, मतलब तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने इन जनरल देखा, इकोनॉमिक क्राइसिस देखे, फेल्ड मॉनसून देखा, ड्रॉट देखा, फूड क्राइसिस देखा, जिसकी वजह से उनका टेन्योर बहुत मुश्किल हो गया। 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ, जिसके बाद हमारे क्राइसिस आ गए, और 2 साल बाद नेहरू जी चले गए। उस टाइम पे मॉनसून फेल होते थे और इरिगेशन इतना डेवलप नहीं था, जिससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी गिर गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया। दूसरी चैलेंज आ गया ड्रॉट, ऊपर से अकाल और आ गया, ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी यूजुअल थी वो भी नहीं हो पाई, और फोर्थ, इन सब के बाद एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो फूड क्राइसिस आना तय है। ये सब लिंक्ड था, तो इनके इसी चक्कर में इनके 2 साल की पीरियड में ये सब चैलेंजेस थे। और 1965 वाला वॉर इन्होंने इनके पीरियड में लड़ा गया था, और जब इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान। जय जवान इसलिए कि सोल्जर्स जो लड़ रहे हैं वो जय हैं, और किसान इसलिए, इतनी सब प्रॉब्लम होने के बाद, ड्रॉट आने के बाद, और मॉनसून अच्छा ना होने के बाद, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना होने के बाद, फिर भी वो किसान प्रोड्यूस करे तो जय किसान, जय जवान और जय किसान। कि इस
अब जय जवान जय किसान क्या सिंबलाइज करता था कि कंट्रीज रिजॉल्व टू फेस बोथ दीज चैलेंजेस, कि हम वॉर भी देख लेंगे और हम फूड क्राइसिस भी देख लेंगे, ठीक है। Shastri's prime minister came to an abrupt end on 10 January 1966 when he suddenly expired in Tashkent, then in USSR and currently the capital of Uzbekistan. Tashkent. He was there to discuss and sign an agreement with Ayub Khan. अब ये चीज़ पे ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि जिस दिन ये हुआ, साइन हुआ, उसी दिन रात को, ठीक है, रात जब साइन हुआ उसी दिन रात को नेहरू जी की अचानक डेथ की हो जाती है। पोस्टमार्टम भी नहीं कराया जाता, उनके शरीर पे मार्क्स भी होते हैं, खून भी निकल रहा होता है, और वहाँ पे डॉक्टर्स जितने थे सब साइन भी नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी है, क्या नेहरू जी की डेथ नेचुरल थी या फिर उनको मारा गया। तो ये बहुत क्वेश्चन वाली चीज़ है, डिबेटेबल चीज़ है, तो इस पर नहीं जाएंगे, मगर जितना दे रखा है उस पर जाते हैं कि वॉर ख़त्म हुई 1965 की, तो अब वॉर के बाद एक पीस एग्रीमेंट होता है। पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए यूएसएसआर बुलाएगा, अयूब खान को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को भी। ताशकेंत में था, ताशकेंट आज की डेट का उज़्बेकिस्तान है, ठीक है, तब वो यूएसएसआर के पार्ट थे। तो वहाँ पे साइन हुआ, 10 जनवरी 1966 को उनकी डेथ हो गई। अब ये साइन कौन कौन करने गया था, अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, इतना जान लो बहुत है। New Prime Minister of India, in spite of all the forebodings, had been named with more dispatch and more dignity than was the Prime Minister of Britain. Editorial Guardian, London, 3 कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सक्सेशन मोर डिग्निफाइड वे में और अच्छे तरीके से होता है एज कम्पेयर टू ब्रिटेन, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था जिसके सक्सेशन की बात कर रहे हैं, हैरोल्ड मैकमिलन, ठीक है। फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। अब देखो 3 साल में 2 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, अब तीसरा आ रहा है। 1952 से लेके 1964 तक नेहरू जी, 64 से लेके 66 तक शास्त्री जी, अब 66 से लेके 77 तक इंदिरा जी रहेंगी। अब देखते हैं इनके पीरियड में क्या क्या था। From Shastri to Indira Gandhi. Thus the Congress faced the challenge of political succession for the second time in 2 years. This time, अब सेकेंड टाइम तो जब लाल बहादुर शास्त्री जी की बारी थी तब तो सारे एकजुट थे कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री। अब कंपटीशन था, कुछ लोग मोरारजी देसाई के साथ थे और कुछ लोग इंदिरा गांधी के साथ थे। मोरारजी देसाई के बारे में जाने अगर हम, तो वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे, आज की डेट का महाराष्ट्र गुजरात जो मिला के होता है। 1960 से पहले वो बॉम्बे था, जब तक वो बॉम्बे था तब उसके चीफ मिनिस्टर थे वो, और सेंटर में मिनिस्टर रह चुके थे। इंदिरा गांधी की बात करें तो जेएल नेहरू जी की डॉटर थी, तो सबको ही जानते हैं। कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे और यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की, शास्त्री जी की कैबिनेट में, याद रखना, यूनियन मिनिस्टर थी इंफॉर्मेशन की शास्त्री जी की कैबिनेट में। मगर इस बारी सारे सीनियर्स लीडर्स ने मोरारजी देसाई को छोड़ के इंदिरा गांधी का सपोर्ट किया, और ये बहुत ही अनयूजुअल चीज़ थी। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे थे, ये क्या हो गया, सॉरी, मैं कह रहा हूं इस बारी सारे सीनियर लीडर्स ने मोरारजी देसाई को छोड़ के इंदिरा गांधी का साथ देना चाहा। क्यों? सब सोच रहे थे कि जैसे मोरारजी देसाई सीनियर है तो सारे सीनियर लीडर्स अपने सीनियर लीडर को ही सपोर्ट करेंगे। एक न्यू कमर, इंदिरा गांधी तो उस टाइम पे बहुत यंग थी, एक न्यू कमर, एक यंग लीडर को कौन सपोर्ट करेगा। मगर ये चीज़ सारे देख के हैरान हो गए कि सारे क्यों सपोर्ट करें। इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। क्योंकि सीनियर लीडर्स को लगा कि इंदिरा गांधी बहुत न्यू है और वो सारे डिसीजंस के लिए उन पर डिपेंड करेगी, तो अल्टीमेटली उनका रूल होगा पीछे से, मगर ऑफिशियली क्रेडिबिलिटी उनकी नहीं होगी। तो डिसीजन होंगे इंदिरा गांधी के नाम पे, मगर डिसीजन लेगा कौन? हम लेंगे। तो इसलिए उन्हें पता था मोरारजी देसाई अगर पीएम बनेंगे तो डिसीजन वो भी खुद लेंगे और उनकी कोई इतनी पावर नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने इंदिरा गांधी को चूज़ किया। अब ये चूज़ करने के लिए सीक्रेट बैलेट लिया गया, ठीक है, सीक्रेट बैलेट। अब ये लीडर्स नहीं चाहते थे कि उनका नाम पब्लिकली आए कि हम इंदिरा गांधी का सपोर्ट करें,
तो सीक्रेट बैलेट लिया गया कि सबको छुपके से मांग करना है कि किसको सपोर्ट करना है, और इंदिरा गांधी जी ने मोरारजी देसाई को सपोर्ट कर दिया, हरा दिया सॉरी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के पास सपोर्ट था इन सारे सीनियर लीडर्स का। 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी, अगर मान लो 300 एमपी थे तो 200 का सपोर्ट इंदिरा गांधी पे था, अगर 600 थे तो 400 का सपोर्ट इंदिरा गांधी पे था। ठीक है, मगर ये ट्रांजिशन ऑफ पावर बहुत पीसफुल था। ये दिखाता है कि इंडियन डेमोक्रेसी उस टाइम पे कितनी मेच्योर थी। ठीक है, समझ गए? मैं बताता हूँ। 1966 के अंदर शास्त्री जी की डेथ हुई। अब क्वेश्चन था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। दो कंटेंडर्स थे, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। सारे सीनियर लीडर्स ने इंदिरा गांधी का सपोर्ट मतलब करना चाहा। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी एक न्यू लीडर थी, उनको लगा था ये न्यू लीडर है, ये इनके पास आएगी सारे डिसीजंस के लिए और इनकी पावर बढ़ेगी और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो इंदिरा गांधी है। मोरारजी देसाई को लगा था कि सीनियर लीडर्स उसके साथ के हैं तो उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसी चीज़ को डिसाइड करने के लिए सीक्रेट बैलेट लिया गया और इंदिरा गांधी जी जीत गई 2/3 ऑफ द मेजोरिटी के साथ। ठीक है, ये देखो इंदिरा, बहुत ही अच्छा डिपिक्ट किया गया। इंदिरा गांधी जी फर्स्ट, ये सारे सीनियर लीडर्स तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि अब हमारी पावर इंजॉय करने का आ, वक्त आ गया, और यहाँ पे मोरारजी देसाई अब भी भाग ही रहे हैं। ठीक है, इट टुक टाइम बिफोर द न्यू प्राइम मिनिस्टर कुड सेटल डाउन व्हेन इंदिरा गांधी हैड बीन पॉलिटिकली एक्टिव फॉर वेरी लॉन्ग, शी हैड सर्व्ड एज अ मिनिस्टर अंडर लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अब इस ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि वो एक नई लीडर थी। ठीक है, पॉलिटिकली बहुत समय से एक्टिव थी मगर मिनिस्ट्री की पोजीशन पे नहीं थी। उन्होंने सिर्फ 2 साल ही सर्व किया था लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में एज अ इंफॉर्मेशन वाला मिनिस्टर। अब सीनियर लीडर्स ने इंदिरा गांधी को इसलिए सपोर्ट किया होगा, जो मैंने बताया कि वो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस थी, तो वो डिपेंडेंट रहेगी सारे डिसीजंस के लिए उनके ऊपर, सीनियर लीडर्स के ऊपर, सपोर्ट के लिए और गाइडेंस के लिए, जिसकी वजह से उनकी पावर बढ़ेगी। ठीक है, अब उनको बने हुए 1966 में बने, विद इन अ ईयर ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन अ लोकसभा इलेक्शन। अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री हैड फर्दर डिटेरियोरेटेड, एडिंग टू हर प्रॉब्लम्स। Faced with this difficulty, she set out to gain control over the party and to demonstrate her leadership skills. ये हुई ना बात। अब ये कह रहा है कि 1966 में इनको बनाया लीडर्स ने, 1 साल तक इन लीडर ने पूरा कंट्रोल किया, मगर ये जो ट्रांजिशन था ये इलेक्शन के बेसिस पे नहीं था, ये एमपी का कंसेंसस था। अब होगा इलेक्शन, इलेक्शन होगा क्योंकि लोगों की मत जाननी है ना। अभी तो टेम्परेरी गवर्नमेंट में इंदिरा गांधी आई थी। ठीक है, अब लोगों की मत जाननी है। अब लोग तो नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया, अभी तक भी इरिगेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, इन्फ्लेशन बढ़ती गई, क्राइसिस बढ़ते गए, वॉर का इम्पैक्ट लोगों के ऊपर था, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। अब इंदिरा गांधी जी ने कहा अगर मैं इन लीडर्स के भरोसे बैठी रही तो दिक्कत बढ़ती रहेगी, क्योंकि ये तो पावर इंजॉय करते हैं और मैं पावर इंजॉय करने जाऊंगी तो ये लीडर्स नाराज़ हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, नाराज़ होते हुए मुझे लोगों को खुश रखना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो उन्होंने पार्टी की जो कमांड थी वो अपने हाथ में ले ली 1 साल के बाद। ठीक है, 1967 में। इंदिरा गांधी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1966 से 77 तक प्राइम मिनिस्टर थी, फिर 80 से 84 तक प्राइम मिनिस्टर थी। जेएल नेहरू जी की बेटी थी और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस प्रेसिडेंट थी 1958 के अंदर और शास्त्री जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थी। कांग्रेस पार्टी 67 में कांग्रेस को जिताया, 71 में जिताया, 80 में जिताया, और इनका फेमस स्लोगन था गरीबी हटाओ। याद रखना कब दिया था, 1971 के इलेक्शन में शायद। प्रीवी पर्स को हटाया। प्रीवी पर्स में बताता हूँ क्या था। प्रीवी पर्स इज बेसिकली, हमने चैप्टर 1 में देखा था कि कैसे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए उनको थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई। उनको ये भी कहा था कि हम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे, और वो पैसा बहुत ज़्यादा था तो उसको प्रीवी पर्स बोलते थे। इन्होंने हटा दिया कि अब से तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो इसे कहते हैं अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। बैंक को नेशनलाइज किया, न्यूक्लियर टेस्ट करवाया 1974 के अंदर, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करी, और इनको गोली मार दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को। ये इंदिरा गांधी जी की फ़ोटो है
आई गेस इलेक्शंस की फ़ोटो है. It must have been difficult for her, one woman in a world dominated by men. Why don't we have more women in positions like that? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पॉल साइंस के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि साउथ एशिया में, ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जितने भी वुमेन लीडर हैं ना, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई इंडिपेंडेंट वुमेन लीडर नहीं आई. इंदिरा गांधी जी जवाहरलाल नेहरू डैडी थे. बांग्लादेश में जो वुमेन लीडर थी शेख हसीना, उनके भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे. कोई इंडिपेंडेंट वुमेन आज तक साउथ एशिया में नहीं आई है एज अ प्राइम मिनिस्टर बन के. प्राइम मिनिस्टर बन के कोई और लेडी ही नहीं आई है अभी तक. सो आई वुड लाइक टू सी अनदर फीमेल प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सिर्फ 75 साल में एक ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हमारी. ठीक है. फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967. पहला हुआ 52, दूसरा हुआ 57, तीसरा हुआ 62. ठीक है. अब चौथा जनरल इलेक्शन है 67 का. कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 1952 से लेके 1962 तक कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस सिस्टम चलता था और उनकी एक तरफ मेजॉरिटी रहती थी. मगर 1967 के बाद से ये सिस्टम अब चेंजेस में आएगा. क्यों? क्योंकि अब नेहरू जी नहीं है. अब पार्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चल रही है. अब देखते हैं कंटेक्स्ट क्या था इलेक्शंस का. पहला कि 2 प्राइम मिनिस्टर क्विक डेथ हो गई थी. ठीक है. इसी साल में 2 प्राइम मिनिस्टर की क्विक डेथ हो गई थी. और इकोनॉमिक क्राइसिस थे. एग्जैक्टली एग्रीकल्चर वाला मैंने बताया, ड्रोट आते थे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता था. मॉनसून्स में फेलियर था और वाइड स्प्रेड ड्रॉट. पहला 2 प्राइम मिनिस्टर मर गए, दूसरा इकोनॉमिक क्राइसिस था, और तीसरा फॉरेन एक्सचेंज में कमी हो गई. फॉरेन रिजर्व्स कब बढ़ता है? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं. उल्टा था, एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं और इंपोर्ट करने के लिए हमें बहुत चीज़ें चाहिए थी ताकि हम डेवलप हो सके, जिसके चक्कर में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरता गया. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम थी, एक्सपोर्ट कम करते थे. मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था. क्यों? क्योंकि 2 वॉर लड़ी थी और तीसरी वॉर अभी हम लड़ने वाले हैं 1971 के अंदर. और जो सबसे पहला डिसीजन लिया इंदिरा गांधी जी ने, वो इंडियन रुपये को डिवैल्यूएट किया था. याद रखना कब किया था, 1967 के अंदर. इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम इंडियन मनी वाज डिवैल्यूएटेड, डेप्रिसिएशन ये डिवैल्यूएट है, वो है 1967 के अंदर. डिवैल्यूएट करने का मतलब बताता हूँ कि जब आपकी करेंसी की वैल्यू कुछ है, कि मान लो $1 इज इक्वल्स टू 10 रुपीज़, मगर आप उसकी वैल्यू गिर देते हो कि 12 रुपये या 13 रुपये का. अब आप सोचो कि इससे तो नुकसान होगा. इससे नुकसान नहीं होता, इससे फ़ायदा होता है. इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स को आपका देश थोड़ा सस्ता मिल जाता है. अब मान लो जो उसको पहले चीज़ 10 रुपये की मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग तो वो चीज़ अब 8 रुपये की होगी ना, हमारे लिए महंगी होगी. तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा. और दूसरी चीज़, हमारी जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन गवर्नमेंट, मतलब फॉरेन देशों में सस्ते में बिक जाएंगे. समझ गए? डिवैल्यूएशन को थोड़ा मुश्किल कर दिया मैंने, इजी समझाता हूँ. डिवैल्यूएशन करने का 2 कारण होते हैं. एक कि जो आपका प्रोडक्ट है वो सस्ता हो जाएगा और फॉरेन देशों में जाके ज़्यादा बिकेगा. ठीक है, जिसकी वजह से फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे आपके. दूसरा, आपके देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी क्योंकि पैसे की, करेंसी की वैल्यू पहले से कम है. The economic situation triggered of price rise. People started protesting against the increase in prices of essential commodities, food scarcity. अब ये चीज़ की वजह से क्या हुआ, एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे ब्रेड, बटर, वीट वगैरह, इनका प्राइस बढ़ गया. खाने के लिए सामान था नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती गई, बेरोज़गारी बढ़ती गई, और ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस कंट्री की बहुत बेकार थी, जिसके चक्कर में अब प्रोटेस्ट शुरू हुए. इस पीरियड से बंद हुए, हड़ताल करे गए, और बारी बारी कंट्रीज को एक हॉल्ट स्टॉप पे लगा दिया. अब सरकार ने इसको लोगों की प्रॉब्लम देखी, अपनी प्रॉब्लम नहीं देखी. ठीक है, सरकार को लगा ये लोगों की प्रॉब्लम है, जिसके चक्कर में लोगों का गुस्सा और बढ़ गया कि गलती भी तुम्हारी और ब्लेम भी हम पे डालोगे. द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट पार्टीज लॉन्च स्ट्रगल्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी.
अभी कह रहा है इसी पीरियड में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टीज ने स्ट्रगल्स लॉन्च किए, बारी बारी मूवमेंट्स लॉन्च किए ताकि सबके बीच में इक्वालिटी आए, ठीक है, गरीब गरीब ना रहे और अमीर अमीर ना बने। CPIM, CPILM, सॉरी, एग्रीगेरियन स्ट्रगल्स लीड किए और एगिटेशंस, हिंदू मुस्लिम राइट्स भी हुए थे इसी पीरियड में। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोग बहुत नाराज़ थे, ठीक है, मैंने आपको बताया इकोनॉमिक सिचुएशंस बेकार थी, गवर्नमेंट एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी कि सिचुएशन बेकार है, ठीक है। अब इसी चीज़ के बीच में कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पार्टी अपने प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे। अब नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टीज इस पीरियड से एक्टिवेट होती हैं। अब उन्हें दिख गया था कि कांग्रेस बहुत वीक है, लोग उनसे बहुत खफा हैं। अब उन्होंने प्रोटेस्ट को लीड करा, प्रोटेस्ट होते थे, लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, उसको लीड करती थी ये अपोजिशन पार्टीज, फोर फ्रंट में रहती थी प्रोटेस्ट के, और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करती थी कि आप ये काम करो। अब इसी टाइम पे उन्होंने रियलाइज़ करा कि ये जो छोटी छोटी अपोजिशन पार्टीज़ हैं ये अलग अलग हैं, तभी कांग्रेस जीत रही है, तो क्यों ना हम एक साथ आ जाएं। 10 पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्परेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर फ्रॉम एंटी कांग्रेस फ्रंट्स। अब इसी चक्कर में कि अब आप होगे हम होगे 20 साल से पावर इंजॉय नहीं कर रहे, और हम छोटी छोटी पार्टीज, हमारे पास 10-10 20-20 सीटें हैं, क्यों ना हम सारे गठबंधन बना ले और एक साथ इलेक्शन लड़े। जीतने के बाद हम सीट्स डिवाइड कर लेंगे कि आपको ये होम मिनिस्टर या आपको ये एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सब बांट लेंगे। तो इसलिए एंटी कांग्रेस फ्रंट बना डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और इलेक्टोरल एडजस्टमेंट्स की। और उन्हें लगा कि इंदिरा गांधी तो अभी नई नई लीडर है और कांग्रेस के बीच में इंटरनल फैक्शनलिज्म चल रहा है और अभी हम सरकार को घेर देंगे। सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया ने इसी चीज को नॉन कांग्रेसिज्म कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीयूईटी में भी और बोर्ड्स में भी। व्हाट वाज नॉन कांग्रेसिज्म? नॉन कांग्रेसिज्म वाज कि जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आइडियोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों ना एक साथ आ जाए सो दैट वी कैन डिफीट कांग्रेस। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की अभी एक इनएक्सपीरियंस लीडर है इंदिरा गांधी, और कांग्रेस अभी इंटरनल फैक्शनलिज्म से जूझ रही है। वहाँ पे सीनियर लीडर्स इसको सपोर्ट कर देते हैं, कभी इसको सपोर्ट कर देते हैं, तो हम एक साथ आ जाते हैं ताकि हम एक साथ आके ये इलेक्शंस जीत सकें। और इसी चीज़ को सपोर्ट में उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट दिया, कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक एंड अपोज टू इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी पुअर पीपल। अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का रूल बहुत अनडेमोक्रेटिक है, ये जिसको चाहते हैं उसको जिता देते हैं, लोगों की कोई सुनते नहीं है, और ये ऑर्डिनरी पुअर पीपल जो कहता है कि उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन ख़राब है उसको सुनते नहीं है और उस पर ब्लेम डालते हैं। इसलिए हमें नॉन कांग्रेसिज्म चाहिए, इसलिए हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, वो कहते हैं। देयरफॉर द कमिंग टुगेदर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टीज वॉज नेसेसरी। इसलिए हमें एक साथ आना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इन गरीब लोगों की बात रख सकें, समझ गए, और डेमोक्रेसी को बचाए रखें। In India, as present trends continue, maintenance of an ordered structure of society is going to slip out of reach of an ordered structure of civil government, and the army will be only ordered. अब ये कह रहे हैं कि नेवी मैक्सवेल कि इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी फेल होने वाली है, सिविल गवर्नमेंट फेल होने वाली है और आर्मी ऑल्टरनेटिव बचता है सिर्फ 1967 के अंदर। ऐसा होने तो नहीं वाला था। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी वीक थी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एक साथ फॉर्म कर रही थी जो आइडियोलॉजिकली डिफरेंट थी, जो एट द एंड आके एक दूसरे से अलग ही हो जाएंगी। सी नटराजन अन्नादुराई मद्रास यानी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे 1967 तक। एसोसिएटेड विद जस्टिस पार्टी इन मद्रास प्रोविंस। द्रविड़ खजागम 1934 ज्वाइन किया। द्रविड़ कल्चर, साउथ इंडियन कल्चर को प्रमोट करते थे, हिंदी के अगेंस्ट थे, एंटी हिंदी एगिटेशंस लीड किया था, और स्टेट्स की ऑटोनॉमी की बात करते थे। पढ़ लेना, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं। राम मनोहर लोहिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिस पे क्वेश्चन आते हैं। सोशलिस्ट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर थे। आफ्टर द स्प्लिट इन द पेरेंट पार्टी, द लीडर ऑफ सोशलिस्ट पार्टी एंड लेटर द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी।
सोशलिस्ट पार्टी में स्प्लिट होने के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। लोकसभा के मेंबर थे 1963 से 67 तक, जब उनकी डेथ हो गई। नॉन फॉर ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू अ नॉन यूरोपियन सोशलिस्ट थ्योरी, सही बात है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, नेहरू जी पे बहुत ताने कसते थे, नेहरू जी को बहुत क्रिटिसाइज करते थे, और नॉन कांग्रेसिज्म वाली टर्म इन्होंने दी थी, और बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन की बात की थी, और इंग्लिश को अपोज करते थे। माय गॉड, इतना सब कुछ, कोई ना। इलेक्टोरल वर्डिक्ट, अब हमने देखा कि कंटेक्स्ट क्या था। इंदिरा गांधी न्यू लीडर थी, उन्होंने कहा कि अब मैं पार्टी की पॉलिटिक्स अपने हाथ में लूँगी, पावर अपने हाथ में लूँगी। दूसरी साइड से अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हो गई थी। इंटरनेशनल लेवल पे लोग कह रहे थे कि अब आर्मी रूल आने वाला है। अब इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या है, और लोगों का ग्रीवेंसेस थे, इकोनॉमिक क्राइसिस थी। इलेक्टोरल वर्डिक्ट क्या है, अब इलेक्शन में क्या डिसाइड हुआ। फरवरी 1967 में इलेक्शन हुआ, लोग बहुत नाराज थे, ठीक है, पहली बात तो ये। और ये पहली बार था कि बिना नेहरू जी के कांग्रेस को इलेक्शन लड़ रही है। हमें पता ही है, लोग नाराज है तो कांग्रेस का जीतना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस ने स्टेट लेवल पे बहुत स्टेट्स हारी, और नेशनल लेवल पे जीते, मगर बहुत ही कम मेजोरिटी के साथ। पहले तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से जीते थे ना, अब बस कुछ ही सीटों के मार्जिन से जीत गए। और कुछ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स ने इसी चीज़ को पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा है। याद रखना, क्या होता है पॉलिटिकल अर्थक्वेक, मतलब कि भूकंप आ गया। क्या कि जो स्टेट, मतलब जो पार्टी अभी तक सारी स्टेट्स जीत रही थी, नेशनल लेवल पे 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ला रही थी, अब उसका मेजोरिटी लाना भी मुश्किल हो रहा है। इसको बोला था पॉलिटिकल अर्थक्वेक। कांग्रेस ने मेजोरिटी तो लाई लोकसभा में, मगर सबसे कम सीटें पाई आज तक की, जब से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 1952 से। आधे मिनिस्टर इंदिरा गांधी की कैबिनेट में हार गए, और बड़े बड़े नेता हारे। जो ये बड़े बड़े नेता होते हैं ना, कि जो किंग मेकर्स होते हैं, वो हारे। जैसे कि कामराज तमिलनाडु में हारे, एस.के. पाटिल महाराष्ट्र में हारे, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल में हारे, और के बी साहेब बिहार में हारे। क्या है इलेक्टोरल वर्डिक्ट में, लोग नाराज थे। पहली बार कांग्रेस पार्टी बिना नेहरू जी के इलेक्शन लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी को स्टेट लेवल पे कई स्टेट्स में हार का सामना करना पड़ा, और नेशनल लेवल पे बस जैसे तैसे मेजोरिटी आई, जिसको पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इंदिरा गांधी की आधी कैबिनेट हार गई, और इसी चीज़ को डिपिक्ट करने के लिए पॉलिटिकल अर्थक्वेक का नाम दिया गया। और बड़े बड़े लीडर्स हारे, जैसे कि के कामराज हारे तमिलनाडु में, एस.के. पाटिल हारे महाराष्ट्र में, अतुल्य घोष हारे वेस्ट बंगाल में, और के.बी. साहेब हारे बिहार में। ये बहुत बड़े नेता थे उस टाइम के, किंग मेकर्स। अब ये देखो, लाल वाली स्टेट सारी हार गए, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, सॉरी, हिमाचल प्रदेश। अब ये देखो, ये नॉर्थ बेल्ट ही बनवाती है किसी को, नॉर्थ बेल्ट ही किसी को हरवाती है। नीचे भी हारे, यहाँ पे तो कम्युनिस्ट पार्टी आती है, और यहाँ पे डीएम क्या योगी, आई गेस, गोवा में भी हारे। क्या नॉन कांग्रेसिज्म अलाउड, मतलब रेलिवेंट है, क्या लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट में यूज़ किया जा सकता है वेस्ट बंगाल में। ये कह रहा है कि जैसे वेस्ट बंगाल में लेफ्ट की गवर्नमेंट जीत रही है, क्या सारी अपोजिशन पार्टीज को एक साथ आ जाना चाहिए उन्हें हराने के लिए। क्वेश्चन तो सही है। The dramatic nature of political change would be more apparent to you at the state level. The Congress lost majority in 7 कितनी स्टेट्स में हारी कांग्रेस, याद रखना 7 स्टेट्स में हारी। थाला 7 फॉर अ रीजन, ठीक है। इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। और बाकी 2 स्टेट में डिफेक्शन इज कि कोई नेता आपकी पार्टी से लड़के, उस टाइम पे होता था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ है, आपकी पार्टी से लड़के जीतने के बाद दूसरी पार्टी में चला जाए। तो 2 और स्टेट्स में डिफेक्शन की वजह से गवर्नमेंट नहीं बनी। इन टोटल 9 स्टेट्स में कांग्रेस हार गई। कौन सी थी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। मद्रास तमिलनाडु जिसको आज बोलते हैं, वहाँ पे डीएमके जीती थी। और डीएमके के जीतने का वजह क्या था? एंटी हिंदी एगिटेशन, हिंदी को बहुत अपोज करते हैं, एंटी ब्राह्मण,
ठीक है, और वो नहीं चाहते थे कि हिंदी ही सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज बने, जिसके वजह से हिंदी और इंग्लिश दोनों को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। पहली बारी था किसी भी स्टेट में नॉन कांग्रेस पार्टी ने मेजोरिटी जीती हो। 1957 में भी कांग्रेस हारी थी, मगर वो मेजोरिटी नहीं थी, 5 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सपोर्ट था। मगर 1967 में पहली बार, 10 साल के बाद पहली बार हुआ 1957 के बाद, कि कोई नॉन कांग्रेस पार्टी खुद के दम पे मेजोरिटी लाई। वो कौन थी? डीएमके। कहाँ पे लाई थी? तमिलनाडु में। बाकी 8 अदर स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, वही नॉन कांग्रेसिज्म। और एक पॉपुलर सेइंग थी कि आप दिल्ली से हावड़ा तक जाओ, वेस्ट बंगाल तक जाओ, और आप भी एक सिंगल कांग्रेस रूल स्टेट नहीं आएगी। देखा, सारे नॉर्थ बेल्ट हार गए थे। और अब क्वेश्चन था, क्या कांग्रेस का डोमिनेशन खत्म हो गया? नहीं, अब देखेगा आपको कैसे 1971 में डोमिनेशन वापस पड़ता। अब कॉलिजन, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉन कांग्रेसिज्म तो हुआ, सारी लेफ्ट फ्रंट की, मतलब सारी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स एक साथ तो आ गई। अभी डिसीजन कैसे लेंगे? ये पिक्चर इस चीज़ को डिपिक्ट करती है कि देखो, ये कह रहे कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, ये लेफ्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं एसएसपी, और ये BKD वाले राइट की तरफ इशारा कर रहे हैं। और बाकी बस पैसिव रिसेप्टेंट की तरह चल रहे हैं। अब अगर एक लेफ्ट की तरफ जाए, एक राइट की तरफ जाए, साइकिल तो गिर जाएगी, मतलब सरकार तो गिर जाएगी। ये चीज़ दिखाना चाह रहा है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। 1967 के इलेक्शन में कोलिजन का कितना उपयोग था वो हमारे सामने आया। कोई भी एक सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं लेके आ पाई, और जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज थी, जैसे कि संयुक्त विधायक दल, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। The election of 1967 brought into picture a phenomena of collision. Since no single party had got majority, various non-Congress parties came together to form joint legislative parties. ठीक है, अब ये कह रहे 1967 में एक पार्टी को तो मेजोरिटी मिली नहीं, सिर्फ तमिलनाडु में मिली थी। किसे? डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कझागम को। बाकी पार्टीज जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज थी, कि ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी, ये वाली पार्टी। इसको बोला गया संयुक्त विधायक दल, संयुक्त सब विधायकों का दल हिंदी में, नॉन कांग्रेस पार्टीज को। और इन्हीं पार्टीज को आखिरी में आके क्या डिस्क्राइब किया गया? संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट। किनको? कांग्रेस एंटी नॉन कांग्रेस पार्टीज को। ये सारी पार्टीज आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट थी, अलग अलग थी। कोई राइट विंग पार्टी है, कोई लेफ्ट विंग पार्टी है। संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट इन बिहार 2 सोशलिस्ट पार्टीज की थी, एसएसपी और पीएसपी। सीपीआई लेफ्ट में, जनसंघ राइट। बताओ कितना बढ़िया है। कह रहे बिहार के अंदर 2 सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी और पीएसपी के साथ लेफ्ट विंग पार्टी सीपीआई के साथ राइट विंग पार्टी जनसंघ, ये सारे एक साथ आए जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस को हराना चाहते थे। इसको बोला गया संयुक्त विधायक दल। पंजाब का सीन देख लेते हैं। पंजाब में पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पंजाब के कोलिशन को क्या बोला गया? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। इसको मार्क कर देता हूँ। इसके अंदर 2 राइवल अकाली पार्टीज थी, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप, जो एक दूसरे को अपोज करते थे जस्ट बिकॉज वो कांग्रेस को हराना चाहते थे, तो वो एक साथ आ गए। प्लस उनके साथ कौन था? सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी और रिपब्लिकन पार्टीज एंड दी भारतीय जनसंघ। बताओ, जस्ट बिकॉज कांग्रेस को हराना चाहते हैं, सारी पार्टीज एक साथ आ गए, अपनी आइडियोलॉजी भूल गया। डिफेक्शन, अभी हमने देखा कि 7 स्टेट्स में कांग्रेस हार गई और 2 स्टेट्स में सिर्फ डिफेक्शन की वजह से हारी है। अभी डिफेक्शन होता क्या? 1967 के इलेक्शन में हमने डिफेक्शन का यूज़ देखा। डिफेक्शन मीन्स अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसके चुनाव चिन्ह पे लड़ा है, वो आफ्टर इलेक्शन दूसरी पार्टी ज्वाइन करे। मैं बताता हूँ, अगर आप एक ए पार्टी से इलेक्शन लड़ते हो और आप जीत जाते हो, अब बी पार्टी की सीट्स कम पड़ रही है, वो आपको पैसे दे के कुछ भी दे के कहते हैं कि तो आप बी में आ जाओ, तो आप जीती हुई सीट से बी में चले जाते हो, तो उनकी जीती हुई सीट बढ़ गई। तो ऐसे कर करके वो बी वाली पार्टी मेजोरिटी में आती थी और ए जीत के भी हार गई। तो इसे बोला जाता है डिफेक्शन, कि कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिसके चुनाव चिन्ह में इलेक्शन लड़ा, उसे ही छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करके आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। इसी की वजह से नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट 3 स्टेट्स में आई, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी चीज़ को कि बारी बारी नेता जो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, इसको डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया आयाराम गयाराम। बहुत इंपॉर्टेंट है। आयाराम गयाराम किस लिए यूज़ किया गया? कांग्रेस की डिफेक्शन को डिनोट करने के लिए। अभी आयाराम गयाराम की स्टोरी क्या है वो जानते हैं।
आया राम गया राम इसलिए यूज़ किया गया था डिफेक्शन को शो करने के लिए, ये दे रखा है। अगर इसको लिटरली हम ट्रांसलेट करें, इसका मतलब है कि राम केम एंड राम वेंट, ठीक है, राम केम एंड राम वेंट। अब इसकी स्टोरी ये है कि एक गया लाल नाम का एक एमएलए था हरियाणा में 1967 में। उन्होंने फोर्टनाइट यानी 15 दिन के अंदर 3 बारी पार्टी चेंज करी। पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, ठीक है, फिर वापस कांग्रेस में आए, फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट में। मतलब ये क्या है, खेल चल रहा है कि पहले आप गए कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट, फिर वापस कांग्रेस आए, फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट गए। तो it is said that when Gayalal declared his intention to quit United Front and join the Congress leader Rao Birinder Singh brought him to Chandigarh press and declared Gaya Ram was now Aya Ram। जब वो कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए और वापस कांग्रेस में आने के लिए कहा, तो कांग्रेस के लीडर थे राव बीरेंद्र सिंह, उन्हें चंडीगढ़ की प्रेस में ले जाके कहते हैं कि जो गया हुआ राम था वो अब आ गया है। मतलब हमारा एमएलए गया लाल अब वापस आ गया है। नाम याद रख लेना, गया लाल। 3 बारी पार्टी चेंज करी थी, कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट से कांग्रेस, कांग्रेस से फिर यूनाइटेड फ्रंट। और गया लाल की वजह से आया राम गया राम वाला फेस पॉपुलराइज हो गया, जिसकी वजह से बहुत कार्टून्स जोक्स बने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1985 के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ आया। आया राम गया राम हाय राम। Split in the Congress. We saw that after the 1967 elections, the Congress remained power at the center but with a reduced majority and lost power in many states. More importantly, the results proved that the Congress could be defeated at the elections, but there was no substitute as yet. Most non-Congress coalition government in the state did not survive. They lost majority and internal government. अब ये कह रहा है कि 1967 के इलेक्शन ने 2 चीज़ें साबित कर दी। पहला कि कांग्रेस को हराया जा सकता है, कांग्रेस इनविंसिबल नहीं है। दूसरा कि जो नॉन कांग्रेस की गवर्नमेंट्स जो एक साथ कोलिजन पार्टी बना के आई थी, या तो इनकी सरकार गिर गई, क्योंकि आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट था। कुछ गरीबों के लिए काम करेंगे, कुछ अमीरों के लिए काम करेंगे, तो डिसीजन नहीं लिया जा रहा था। तो या तो आपस में कोलिजन तोड़ के नया कोलिजन बनाया गया साथ की पार्टीज के साथ और मेजोरिटी लाई गई, वरना प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया। के कामराज, जो मैं बताऊंगा याद रखना, इससे क्वेश्चन आया था हमारे सीयूटी में। फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे, ये तो ठीक है। गरीब अनपढ़ थे, पढ़ नहीं पाए थे, क्योंकि पैसे नहीं थे, एजुकेशनल डेप्रीवेशन था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत मेहनत करी कि मद्रास में कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। मिड डे मील स्कीम लाए ताकि खाने के लिए गरीब बच्चे पढ़ने आ जाएं एटलीस्ट। और 1963 में उन्होंने ये चीज़ आया था, इस पर क्वेश्चन आया था। 1963 में उन्होंने कामराज प्लान को प्रपोज किया कि अब जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं उनको एक्टिव पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए, ताकि जो यंगर पार्टी वर्कर्स हैं उन्हें आगे आके चमकने का मौका मिल सके। इसको क्या बोला गया, कामराज प्लान। कब दिया गया, 1963 में। क्या मतलब था, सीनियर कांग्रेस लीडर्स को हट जाना चाहिए ताकि यंग मेंबर्स ऑफ द पार्टी को मौका मिल सके आगे आने का। इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट। अब हमें देखा कि कैसे जिन सीनियर लीडर्स ने इंदिरा गांधी को जिताया इन दी होप दैट शी वुड डिपेंड अपॉन देम फॉर टेकिंग मेजर डिसीजंस एंड दे वुड एंजॉय द अल्टीमेट पावर ऑफ टेकिंग द डिसीजंस, उनसे इंदिरा गांधी जी दूर हो गई। तो इन पावरफुल लीडर्स को हम सिंडिकेट कहते हैं, अभी देखेंगे। और तो इसीलिए ये जो पावरफुल लीडर्स और इंदिरा गांधी एक दूसरे के अगेंस्ट में आ गए। ठीक है, अब ये समझते हैं कि रियल चैलेंज जो इंदिरा गांधी ने फेस किया, वो इलेक्शन तो हारी, मगर साथ साथ अब अपने पार्टी के ये पावरफुल लीडर्स के साथ जो लड़ाई थी या फिर जो भी दिक्कत थी, नोकझोंक था, वो था। इंदिरा जी को 2 चीज़ें फेस करनी पड़ी, यहाँ पे दे रखी है। एक तो इलेक्शन हार गए, दूसरा उन्हें सिंडिकेट से डील करना पड़ा। ये सिंडिकेट क्या था, ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे कांग्रेस के अंदर। ठीक है, हमने देख के आया कि जो लीडर्स अभी इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे, वो अब कैसे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आ जाते हैं, जस्ट बिकॉज इंदिरा गांधी खुद के डिसीजन खुद लेना चाह रही थी। इन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर जितवाया था और चाहते थे कि इंदिरा गांधी इनके एडवाइस पे डिपेंडेंट रहे, मगर इंदिरा गांधी ने अपनी पोजीशन पार्टी और गवर्नमेंट में स्ट्रॉन्ग बनाती गई, जिसकी वजह से सिंडिकेट को साइडलाइन कर दिया गया।
और ये भी कहते कि इंदिरा गांधी अपने पार्टी के मेंबर्स पे भरोसा ना करके आउटसाइडर्स पे ज़्यादा भरोसा करने लग गई थी, ताकि उन्हें सिंडिकेट पे कोई भी चीज़ ना पूछी जाए या फिर ना भी डिपेंडेंट रहा जाए। तो इंदिरा गांधी ने दो चैलेंजेस फेस करे थे। पहला कि उन्हें सिंडिकेट से इंडिपेंडेंट होना है, दूसरा 1967 में जो इलेक्शन हारे उन्हें वो ग्राउंड्स वापस गेन करना है, उन्हें वो पॉपुलैरिटी वापस गेन करनी है जो नेहरू जी ने गेन कर रखी थी। पहला सिंडिकेट से अलग हो जाना है। इंदिरा गांधी फेस टू चैलेंजेस, ये चीज़ याद रखना। फेस टू चैलेंजेस। What were the two challenges faced by Indira Gandhi after 1967 के इलेक्शन? फर्स्ट, सिंडिकेट से अलग होना। दूसरा कि अपना जो ग्राउंड है, वो अपना जो पैर है, वो इलेक्शन के अंदर वापस पसारना जो नेहरू जी ने पसार रखा था। ठीक है। इंदिरा गांधी इसी चीज़ के लिए बहुत ही बोल्ड स्ट्रेटजी अपनाती है। हाँ, अब ये इसी चीज़ को करने के लिए लोगों को, अब लोग क्यों नाराज थे, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था। ठीक है, तो वो इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कांग्रेस की जो ओरिएंटेशन है उसे लेफ्ट विंग कर देती है। लेफ्ट विंग इस गरीबों के लिए काम करना, ठीक है, सोशल ऑर्डर को चेंज करना। अब वो पार्टी ओरिएंटेशन लेफ्ट विंग कर देती है ताकि 1967 में जो सीट्स आ रहे वो वापस गेन किए जा सके। और वो 10 पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च करते हैं कब? 1967 में। 1967 में याद रखना, इन प्रोग्राम्स के अंदर था कि जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज किया जाएगा, अर्बन प्रॉपर्टी के और इनकम के ऊपर सील लगाई जाएगी। अगर आप 5 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो या फिर 1 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो तो इतना ये सारे पैसे हमें दो, हम गरीबों में बांटेंगे। बेसिकली लेफ्ट विंग इज गरीबों के लिए काम करना, अमीरों से लेकर। इससे उनकी पॉपुलैरिटी वापस इंक्रीज हो जाएगी, उनको ये लगा था। और पीडीएस का सिस्टम आएगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, की जो अनाज नहीं गरीब लोगों में दुकानें बांटती, वो लैंड रिफॉर्म्स आएंगे कि अगर आप पे इतनी से ज़्यादा ज़मीन है तो ये ज़मीन हमें दो, हम गरीबों में बांट देंगे। गरीब लोगों के लिए घर बनाए जाएंगे। अब ये सिंडिकेट, ये जो लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन था 1967 वाला कि गरीबों के लिए काम करेंगे, ये दो चीज़ों के लिए था कि सिंडिकेट को दिखाने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा कि मैं भी पावरफुल हूँ और मैं भी डिसीजन ले सकती हूँ, और दूसरा गरीबों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। अब सिंडिकेट लोगों ने, सिंडिकेट लीडर्स ने ये लेफ्ट विंग प्रोग्राम को एक्सेप्ट तो कर लिया, मगर ऊपर ऊपर से, ठीक है, और वो थोड़े चिंतित थे, यार ये कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रही, तो इसलिए। समझ गए? अब सिंडिकेट क्या है वो जान लेते हैं। ये एक इनफॉर्मल नेम दिया गया था, फॉर्मल नेम नहीं है, कांग्रेस लीडर्स का जो कांग्रेस को कंट्रोल करते थे। के कामराज जिसके लीडर थे, कौन लीडर थे? के कामराज जिसके लीडर थे, तब वो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे। और एस के पाटिल ऑफ बॉम्बे जो सारे हार गए थे इलेक्शन, ये वही हैं। एस निजालिंगप्पा मैसूर के कर्नाटका के, एन संजीवा रेड्डी आंध्र प्रदेश के, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल के, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को जो जिताया गया, लाल बहादुर शास्त्री को भी इन्हीं लीडर्स ने जिताया था और इंदिरा गांधी को भी इन्हीं लीडर्स के सपोर्ट ने जिताया था। और शुरुआत में इंदिरा गांधी को इन्होंने बहुत कंट्रोल किया पार्टी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। मगर आफ्टर द कांग्रेस स्प्लिट द लीडर्स ऑफ द सिंडिकेट एंड दोज owing allegiance to them stayed with Congress. Oh, since it was Indira Gandhi R that won the test of popularity, all this became powerful. ठीक है, अब मैंने मार्क कर दिया, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। सिंडिकेट कौन थे? एक इनफॉर्मल नेम था। ये जो पावरफुल नेता होते हैं ना किसी भी पार्टी में, जैसे बीजेपी में अमित शाह हो गए, ये योगी जी हो गए, ये सारे पावरफुल लीडर्स। अभी जो कांग्रेस के पावरफुल लीडर्स थे इनको हम सिंडिकेट कहते हैं। ये सिंडिकेट इतने पावरफुल थे कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो पीएम बने वो इनके सपोर्ट की वजह से बने। इंदिरा गांधी जी जो 1966 में पीएम बने वो इनके सपोर्ट की वजह से बने। अब कांग्रेस और मतलब इंदिरा गांधी जी और इनके बीच में डिफरेंसेस आए जिनकी वजह से पार्टी में स्प्लिट हो गया। एक बन गई कांग्रेस ओ और एक बन गई कांग्रेस आर। कांग्रेस आर को लीड कर दी थी इंदिरा गांधी, कांग्रेस ओ में थे ये सिंडिकेट। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी जीत गए और कांग्रेस के ओ के जितने भी लीडर थे वो हार गए और इनकी सारी पावर और प्रेस्टीज चली गई, ठीक है। एस निजालिंगप्पा सीनियर कांग्रेस लीडर थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, लोकसभा के मेंबर थे, मैसूर कर्नाटका के 2 दिन मेंबर थे
और मॉडर्न कर्नाटका में इनका बहुत बड़ा हाथ है। प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के 1968 से 71 तक। माय गॉड। सो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट स्टेट लेवल लीडर्स बीइंग द किंग मेकर्स। नहीं, स्टेट लेवल लीडर्स ही किंग मेकर्स होते हैं सेंटर में। आई थॉट इट हैपेंड ओनली 1990s। आज तक भी होता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार की थी क्या? मिनिस्टर ऑफ बिहार 1970 से 1971 तक और 77 से 79 तक। फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट लीडर थे, लेबर और पीजेंट मूवमेंट में एक्टिव थे, लोहिया जी के फॉलोअर थे और जेपीजी के मूवमेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जेपीजी का मूवमेंट 1975, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट 1975 अगले चैप्टर में देखेंगे। बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन के लिए बात करते थे बिहार में और इंग्लिश भाषा के अपोज में थे। हो गया। वीवी गिरी, पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जान लेते हैं। नहीं, वीवी गिरी को जानना पड़ेगा। वीवी गिरी 1969 से 74 तक प्रेसिडेंट थे। ठीक है। कांग्रेस वर्कर थे, लेबर लीडर थे, आंध्र प्रदेश से। इंडियन हाई कमिश्नर टू सेलोन श्रीलंका था तब उसका नाम। लेबर मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट, गवर्नर ऑफ यूपी, केरला, मैसूर, कर्नाटका, वाइस प्रेसिडेंट 1960। पहले देखो, पहले वीपी थे 67 से 69 तक, फिर प्रेसिडेंट बने 1969 से 74 तक। जाकिर हुसैन जी की डेथ के बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, रिज़ाइन कर दिया और प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और इंदिरा गांधी की सपोर्ट की वजह से जीत गए। अब ये देखता हूँ, दिखाते हैं। ये जो फॉर्मल स्प्लिट हुआ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 की वजह से स्प्लिट हुआ कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर के बीच में। अभी हम देख रहे थे कैसे पहला पॉइंट, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के जो ओ के लीडर थे, सिंडिकेट थे, इनसे सारी पावर, मतलब अपनी पावर दिखाने के लिए इनसे थोड़ा दूर हो गए, साइडलाइन किया। दूसरा, लेफ्ट विंग ओरिएंटेशन आया तो ये लीडर्स थोड़े थोड़े नाराज थे। तीसरा, फाइनल ब्लो आता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में। ठीक है। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है 1969 के अंदर और प्रेसिडेंट की पोस्ट अब खाली हो जाती है। मिसेस गांधी ने सिंडिकेट लॉन्ग टाइम अपोनेंट एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा एन संजीवा रेड्डी। अब मिसेस गांधी का उस टाइम पे जो अपोनेंट था वो था एन संजीवा रेड्डी। कांग्रेस ओ के लीडर्स को पता होने के बावजूद उसको नॉमिनेट किया गया प्रेसिडेंट की पोस्ट पे। अब ये चीज़ पसंद नहीं आई इंदिरा गांधी जी को और इंदिरा गांधी ने इसी को रिटेलिएट करते हुए वीवी गिरी को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दिया कि ये मेरे दम पे लड़ रहे हैं और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ाया कि कांग्रेस की तरफ से तो ये एन संजीवा रेड्डी लड़ रहे हैं मगर मेरी इंडिपेंडेंट की तरफ से वीवी गिरी लड़ रहे हैं। और इसी टाइम पे उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए बहुत ही पॉपुलर चीज़ें की, जैसे कि नेशनलाइजेशन ऑफ 14 प्राइवेट बैंक्स किया। प्रीवी पर्स मैंने बताया था कि ये जो पैसे देते थे प्रिंसली स्टेट्स को वो बंद कर दिए और फॉर्मर प्रिंसेस। और मोरारजी देसाई वॉज द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, मोरारजी देसाई उस टाइम पे क्या थे? डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे। मोरारजी देसाई वही जिनको हरा के इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी ना, वही। तो वो नाराज ना हो तो इसलिए उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। अब ये नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो नहीं चाहते थे और ये प्रीवी पर्स को एबोलिशन नहीं चाहते थे ये मोरारजी देसाई। उनको था कि हम धोखाधड़ी कर रहे हैं प्रिंसेस के साथ, मगर आप ये डिसीजन ली जा रहे हो, इनकी वजह से इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया। ये इमेज पे आएंगे भी हम। कांग्रेस हैड सीन डिफरेंसेस ऑफ दिस काइंड इन पास्ट बट दिस टाइम बोथ द पार्टीज वांटेड टू शो डाउन व्हिच टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। कह रहा है कि कांग्रेस के बीच में जब फैक्शंस थे, जब सारे फैक्शंस मिलके रहते थे तब भी डिफरेंसेस थे, मगर इस बार दोनों ने ईगो पे ले रखी थी बात। अगर हम सिंपल टर्म में देखें, सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट एस निजालिंगप्पा ने एक विप इशू किया। ठीक है, विप इशू किया मतलब एक ऑर्डर इशू किया कि सारे एमपीज और एमएलए संजीवा रेड्डी के फेवर में वोट करो, जो हमारे कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल मेंबर है। और इंदिरा गांधी की जो सरकार थी एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की एक मेंबर रखी। ठीक है,
ठीक है, समझ गया। अब कह रहे हैं कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर देखते हैं। कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर ही नाम क्यों मिला गया? क्योंकि रिक्वेशनिस्ट, इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी, जो इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी के सपोर्टर थे, इन्होंने कांग्रेस की एक स्पेशल मीटिंग रखी जाए इसके लिए रिक्वेस्ट करी थी, ताकि एक मेंबर हम चूज कर सके, मगर ये मीटिंग डिक्लाइन कर दी गई। तब इनका नाम कांग्रेस आर रिक्वेशनाइज्ड दे रखा था, ठीक है। और जो प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करी थी वीवी गिरी, उन्होंने कहा कि आप पार्टी वार्टी सब छोड़ के आपका जो मन कह रहा है कि जो सबसे अच्छा कैंडिडेट है उसके लिए वोट करो, उसको बोलते हैं कॉन्शियस वोटिंग। और जिस एमएलए और एमपी को आप वोट करना चाहते हो उससे वोट करो। ये नहीं कि आप कांग्रेस के मेंबर हो तो कांग्रेस का जो लीडर है एस संजीवा रेड्डी, उसको ही वोट करो। और जिसकी वजह से वीवी गिरी जीत गया और एस संजीवा रेड्डी ऑफिशियल कांग्रेस कैंडिडेट हार गया। अब मैं समझाता हूँ। कांग्रेस ओ वॉज द पार्टी डोमिनेटेड बाय ऑफिशियल लीडर्स, जिसको हम सिंडिकेट कहते हैं। कांग्रेस आर वॉज द पार्टी डोमिनेटेड बाय इंदिरा गांधी। इसका नाम कांग्रेस आर क्यों रखा? क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट रखी थी कि प्लीज़ एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखो ताकि हम अपना ऑफिशियल कैंडिडेट डिसाइड कर सकें, मगर वो मीटिंग रिजेक्ट कर दी गई, इसलिए इनका नाम कांग्रेस आर पड़ा। अब कांग्रेस ओ का ऑफिशियल या फिर कांग्रेस का ऑफिशियल तब डिवाइड नहीं होती, प्रेसिडेंट लीडर था एस एन संजीवा रेड्डी, और वहाँ के कांग्रेस प्रेसिडेंट ने ये ऑर्डर इशू किया एस निजालिंगप्पा ने कि जितने भी कांग्रेस मेंबर्स हैं वो एन संजीवा रेड्डी के लिए वोट करें। मगर दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने कहा ऐसी कोई करने की जरूरत नहीं है, जिसको आपका कॉन्शियंस, आपका मन, आपकी अंतरात्मा कहे कि ये कैंडिडेट अच्छा, उसके लिए वोट करना। जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का सपोर्टेड कैंडिडेट वीवी गिरी जीत गया और कांग्रेस का सपोर्टेड कैंडिडेट एन संजीवा रेड्डी हार गया। इसकी वजह से कांग्रेस के ये जो सिंडिकेट लीडर्स थे उनको बहुत ही अपना ईगो हर्ट हुआ और उन्होंने इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया। एक्सपेल्ड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द पार्टी। बाय नवंबर 69 द कांग्रेस ग्रुप लेड बाय सिंडिकेट कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन बन गया और जो इंदिरा गांधी था वो कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट बन गया, ठीक है। दीज टू पार्टीज, और इनको और भी कहा गया कि जो सिंडिकेट की पार्टी इसको ओल्ड कांग्रेस कहा गया और इंदिरा की पार्टी को न्यू कांग्रेस कहा गया, ठीक है। अब इंदिरा गांधी ने ये प्रोजेक्ट किया कि जो हमारी पार्टी है वो सोशलिस्ट है, वो गरीबों की पार्टी है, ठीक है। और ये जो पुरानी पार्टी है ये कंजर्वेटिव है और ये अमीरों की पार्टी है। तो उस टाइम पे मेजोरिटी ऑफ द लोग गरीब थे, तो इंदिरा गांधी की पार्टी के साथ आएंगे। इसी वजह से इंदिरा गांधी 1971 का इलेक्शन हारेगी, ठीक है, जीतेगी, सॉरी। इसी वजह से 1971 में इंदिरा गांधी अपना इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि वो प्रो पुअर थी, गरीब उस टाइम पे बहुत थे देश के अंदर, इसलिए जीत जाएंगे। हिस्ट्री इज रेप्लेट विद इंस्टेंस ऑफ द ट्रेजेडी दैट ओवरटेक्स एस निजालिंगप्पा उस टाइम के जो पार्टी प्रेसिडेंट थे वो एक लेटर में एक्सपेल करते हुए इंदिरा गांधी को लिखते हैं कि हिस्ट्री गवाह है कि कैसे कोई लीडर किसी और के दम पे उठ के पॉलिटिकल नार्सिसिज्म, मतलब सेल्फ सेंटर हो के ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेता है, मतलब वही सुनाते हुए कि आप बाहर हो गए पार्टी से। अबॉलिशन ऑफ प्रीवी पर्स। अभी प्रीवी पर्स था क्या? ठीक है, ये प्रीवी पर्स कहता है कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि कैसे जो रूलर थे, प्रिंसली स्टेट थी, उनको इंडिया के साथ जोड़ने के लिए प्राइवेट, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, आपको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दिए जाएंगे, ठीक है। और रेवेन्यू पोटेंशियल, जितना आपकी स्टेट बड़ी होगी उतना आपको पैसे दिए जाएंगे। इसको हमने कहा था प्रीवी पर्स। अब जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब ये प्रीवी पर्स को इतना क्रिटिसिज्म नहीं था। क्यों? तब हमारी प्रायोरिटी थी कि देश को जोड़ा जाए, बाय एनी मीन्स देश को जोड़ा जाए। मगर जब नेहरू हैज एक्सप्रेस डिसफेक्शन, मगर विद टाइम नेहरू जी इस चीज़ के ऊपर डिससेटिस्फाइड थे। उनको मानना था कि एक तरफ हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ऊपर से पैसे हम इन अमीर प्रिंसली स्टेट्स को दे रहे हैं। तो 1967 में इंदिरा गांधी जी ने गरीब लोगों के सपोर्ट के लिए कि गरीब लोग मेरे साथ आए, तो प्रीवी पर्स को एबॉलिश कर दिया। मोरारजी देसाई ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये मॉरली लॉन्ग है, हमने उन्हें ज़बान दी थी, ज़बान पे खड़ा रहना चाहिए, इट इज़ अ ब्रीच ऑफ फेथ विद प्रिंसेस।
हमने उनका विश्वासघात किया। द गवर्नमेंट ट्राइड टू ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1970 बट अगर राज्यसभा में पास नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन स्ट्रक डाउन कर दिया। अब 1970 में इंदिरा गांधी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करना चाहा, मगर राज्यसभा में भी ये फेल हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे पास नहीं किया। 1971 में जब इंदिरा गांधी फुल मेजॉरिटी के साथ आई तब ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनली पास कर दी गई और पीवी पर्स को हटा दिया गया। ठीक है, पीएम इंसिस्ट ऑन फ्री वोट, कांग्रेस स्प्लिट्स ऑन हिस्टोरिक डे, नो कॉन्फिडेंस मूव अगेंस्ट निजालिंगप्पा। क्या बात है। We'd like to remind you, बापू wish was to see the Congress dissolve. Yes, बापू चाहते थे कि कांग्रेस एक सेवक पार्टी बन जाए। मैं भूल गया कौन सी सेवक पार्टी, मगर एक सेवक पार्टी बन जाए और ये गांधी जी को बाहर निकाल दिया सिंडिकेट्स ने। इनका नाम रखा गया कांग्रेस ओ, इनका नाम रखा गया कांग्रेस आर। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखो, रिक्वेशनिस्ट आर ओ। तो इंदिरा गांधी ने इनको कहा कि ये अमीर लोगों का साथ देते हैं, कंजर्वेटिव है, और मैं गरीब लोगों का साथ देती हूँ, मैं रेडिकल हूँ, और हमारी न्यू कांग्रेस का नाम है, ये ओल्ड कांग्रेस है। सिंपल, समझ गए। अब आ जाते हैं 1971 का इलेक्शन, और इसके बाद क्या है, आउटकम, विनिंग और रिस्टोरेशन। बस छोटा रह गया। 1971 का इलेक्शन, चलो अब देखा हमने 1952, 57, 62 नेहरू जी ने एक तरफा जिताया, उसको हमने टर्म दिया कांग्रेस सिस्टम। 1967 में जैसे तैसे जीते। अब 1971 का इलेक्शन, 1971 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ, कांग्रेस से के डिवीजन हो गए, कांग्रेस ओ कांग्रेस आर बन गया, इंदिरा गांधी प्रो पुअर हो गई और कांग्रेस और सिंडिकेट वाले प्रो रिच कहला दिए गए। वो थे या नहीं थे वो पता नहीं। अब कांग्रेस डिवाइड हो गई, ठीक है, पहले ही सारी अपोजिशन पार्टी एक साथ जुट हो गए बैठे, ऊपर से कांग्रेस वो भी डिवाइड हो गई, तो इंदिरा गांधी जी के सपोर्टर्स थे वो कम हो गए। ठीक है, तो 1969 से लेके 1971 तक कम्युनिस्ट पार्टी ने और डीएमके के सपोर्ट की वजह से कांग्रेस की पार्टी खड़ी रही और डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, मगर अब गवर्नमेंट को दिख गया था कि दो पार्टीज का सपोर्ट है, हमारे पास खुद की पार्टी का सपोर्ट होना चाहिए, खुद के दम पे इलेक्शन जीतना चाहिए, वरना 1971 में अगर दोनों पार्टी चलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी और डीएमके, तो हम तो हार जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके प्रो पुअर होने लगा, सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स बढ़ाने लगे। इसी पीरियड में इंदिरा गांधी ने लैंड रिफॉर्म किए, लैंड सीलिंग का लेजिस्लेशन लाया, ठीक है, और अपनी पोजीशन पार्टी और पार्लियामेंट में स्ट्रॉन्ग करी, और ये सब करने के बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। समझ गए। अब इंदिरा गांधी को समझ आ गया था कि जब तक मैं दूसरी पार्टीज पे डिपेंडेंट रहूंगी, आज नहीं तो कल मेरा हारना तय है। तो उन्होंने इसी बीच में 2 साल के अंदर काम करना शुरू किया गरीबों के लिए। लैंड सीलिंग लाए कि इतनी ज़मीन से ज़्यादा है तो गरीबों में बांट दी जाए, लैंड रिफॉर्म लाए, गरीबों के लिए काम किया, एग्रीकल्चर पे काम किया, और अपनी पोजीशन पार्लियामेंट और पार्टी में स्ट्रॉन्ग करी। ये सब करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए गठबंधन की सरकार, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया था कि अब जो इलेक्शन 6 महीने में होने वाला है तब तक आई विल बी एबल टू सिक्योर मेजोरिटी ऑन माई ओन। तो जो अगला इलेक्शन था वो फरवरी 1971 की तरफ था, ठीक है, को था। अब कंटेस्ट, इलेक्टोरल कंटेस्ट अपीयर टू बी लॉर्डेड अगेंस्ट कांग्रेस आर। अब दिखने में तो ऐसे लगा था कि कांग्रेस हार जाएगी, इंदिरा गांधी हार जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले से वीक थे कांग्रेस और उनसे अलग हो गई थी, और क्या कहते हैं, सारी नॉन कम्युनिस्ट नॉन कांग्रेस पार्टी अपोजिशन। ये चीज़ याद रखना, कांग्रेस और नॉन कांग्रेस नॉन कम्युनिस्ट, मतलब कांग्रेस के साथ कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही थी 1971 के इलेक्शन। कम्युनिस्ट ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं छोड़ा? क्यों? क्योंकि दोनों ही गरीबों के लिए काम करते हैं। इसको ग्रैंड अलायंस बोला गया। इनको नहीं, कांग्रेस कम्युनिस्ट के अलायंस को नहीं, ये एसएसपी, पीएसपी, बीजेएस, एसडब्ल्यूए, पीकेडी और
द रूलिंग पार्टी, ठीक है। ग्रैंड अलायंस बोला, मैं चीज दिखा देता हूँ। इन सारी पार्टीज का अलायंस को क्या बोला गया, ग्रैंड अलायंस। और कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का भी एक अलायंस, दो अलायंस थे, ठीक है। ग्रैंड अलायंस और एक तरफ कांग्रेस सीपीआई। ये सीओ कांग्रेस है और ये एक है ग्रैंड अलायंस। ऐसा था कि कम्युनिस्ट पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी अगेंस्ट ग्रैंड अलायंस। ये हो गया था 1971 के इलेक्शन से पहले। तो सबको लगा था ये ग्रैंड अलायंस में तो इतनी सारी पार्टीज हैं तो ये तो जीत ही जाएंगे, ठीक है। येट द न्यू कांग्रेस हैड समथिंग दैट इट्स बिग ओपोनेंट्स लैक। मगर कांग्रेस आर इंदिरा गांधी के कांग्रेस के पास ऐसा कुछ था जो उनके अपोनेंट्स के पास नहीं था। क्या था, एजेंडा था, स्लोगन था। एजेंडा क्या था, गरीबों के लिए काम करेंगे। स्लोगन क्या था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये रहा, ठीक है। द ग्रैंड अलायंस का कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, वो तो बस एक साथ आ गए थे। करना क्या है उन्हें नहीं पता था। इंदिरा गांधी को पता था गरीबों के लिए काम करना है, इंदिरा हटाओ। उनका क्या स्लोगन था, इंदिरा हटाओ, कि हमें एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, इंदिरा के। और इसका क्या स्लोगन था, गरीबी हटाओ, कि हम किसके अगेंस्ट हैं, गरीबी के, हम लोगों के साथ हैं। उन्होंने पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ के लिए काम करा, वही इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग्स, वही चीज़ रिपीट होती है। अर्बन प्रॉपर्टी, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, अपॉर्चुनिटी, एबोलिशन ऑफ प्रिंसली प्रिविलेजेस, वही चीज़ों पे काम किया ताकि गरीबों का सपोर्ट आ सके। और गरीबी हटाओ से उनका सपोर्ट आया दलित, आदिवासी, माइनॉरिटीज़, अनएम्प्लॉयड यूथ, जिनको गरीबी से सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, उन सब ने इंदिरा गांधी को सपोर्ट करना चाहा। और इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इंडिपेंडेंट थी, इस बारी किसी सिंडिकेट का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं था। 4 डिकेड्स आफ्टर गरीबी हटाओ, ये सिर्फ कह सकते हैं इलेक्शन गिमिक ही है। अब आउटकम क्या है, कंटेक्स्ट क्या था कि कम्युनिस्ट कांग्रेस एक तरफ, ग्रैंड अलायंस एक तरफ। इनके पास वो नहीं था, स्लोगन नहीं था, इनके पास स्लोगन था, इनके पास पार्टी प्रोग्राम था, इनके पास लीडरशिप थी। इनके पास ना प्रोग्राम था, इनके पास ना लीडरशिप थी। अब इनका था गरीबी हटाओ, इनका था इंदिरा हटाओ। अब आउटकम क्या था, पहले क्या लग रहा था सबको कि ये जीत जाएंगे, ये ग्रैंड अलायंस जीत जाएगी। मगर आउटकम में कांग्रेस आर और सीपीआई की अलायंस ने मोर सीट्स, बताओ, आज तक के 3 इलेक्शंस में इतनी सीट जीती ही नहीं। मैक्सिमम कितनी जीती थी, 371। इन दोनों के अलायंस ने मिलकर 375 सीट्स जीती, 48.4% ऑफ दी वोट्स मिल गए। और अकेले इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीट्स जीत की और 44% ऑफ दी वोट्स। और दूसरी तरफ कांग्रेस ओ और जो पार्टी के बड़े बड़े नेता थे वो 1/4 ऑफ दी वोट्स भी नहीं सिक्योर कर पाए और सिर्फ 16 सीट जीत पाए कांग्रेस हो। यहाँ पे 3 आए, कांग्रेस आर और सीपीआई के अलायंस ने कितनी सीटें जीती, 375। और 352 सीट्स जीती किसने, कांग्रेस आर ने। 352 याद कैसे करोगे, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि 352 आर्टिकल में ही इन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, ठीक है। तो 352 52 याद रखना। और कांग्रेस ओ ने 16 सीट जीती। और विद दिस द कांग्रेस पार्टी लेड बाय द इंदिरा गांधी इस्टेब्लिश्ड, कि वो कांग्रेस आर रिक्वेजनिस्ट नहीं, वो रियल कांग्रेस के लिए, ठीक है, वो आर रियल है। और अपनी डोमिनेंट पोजीशन आया। और ग्रैंड अलायंस ने सिर्फ 60 सीटों से भी कम में वो निपट गए। बताओ, ग्रैंड अलायंस तो ग्रैंड ही निकला। फर्स्ट भी इंदिरा गांधी, सेकंड भी इंदिरा गांधी, थर्ड भी इंदिरा गांधी। आई कांट बिलीव इट। और मुझे लगा था कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, तुम सेकंड और ये थर्ड। और ये देखो गरीब लोग कितने खुश हैं। अब ये देखते हैं, सून आफ्टर 1971 लोकसभा इलेक्शंस। अब इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक और चीज़ हुई, ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस, जो हम लास्ट में देख के आए पिछले चैप्टर में, बांग्लादेश में, ठीक है। दीज इवेंट्स की वजह से इंदिरा गांधी की लीडरशिप स्किल्स दिखी और उनकी एज अ इमेज बनी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है। ओपोजिशन के लीडर्स भी उनकी लीडरशिप को देख के एडमायर करने लगे कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग लीडर तो बहुत है। और 1972 में जो भी स्टेट इलेक्शन थे वो धीरे धीरे करके कांग्रेस जीतती गई और उनकी इमेज बन गई थी तब तक कि हमें गरीबों की, अंडर प्रिविलेज लोगों की सरकार है। द पोजिशन टू हर इधर विद इन द पार्टी और आउटसाइड ऑफ इट सिंपली डिड नॉट मैटर।
इंदिरा गांधी के अलावा कोई भी अपोजिशन हो वो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इंदिरा गांधी बाय दिस टाइम एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन लीडर के तौर पे खड़ी हो गई थी। वुमेन भी छोड़े, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे खड़ी थी। विद 2 सक्सेसिव इलेक्शन विक्ट्रीज 1967, 1971 और स्टेट और सेंटर स्टेट लेवल की विक्ट्री के बाद कांग्रेस का डोमिनेंस फिर से वापस आ गया था। 52 से 67 तक, 67 से 71 तक सेटबैक, फिर 71 से फिर कांग्रेस का डोमिनेंस वापस आ गया था। इट वॉज ऑल्सो पॉपुलर अक्रॉस डिफरेंट सोशल सेक्शंस। ऑफ स्पैन ऑफ 4 ईयर्स इंदिरा गांधी ने सारे चैलेंज को हटा दिया और अपनी पोजीशन विद इन द कांग्रेस पार्टी एंड विद इन द गवर्नमेंट वापस स्टोर कर दी। अब देखो, जो सिंडिकेट्स करते थे वो इंदिरा गांधी कर रही है सपोर्ट, कि इनके सपोर्ट से ही प्राइम मिनिस्टर बनते थे, कि हरियाणा में ये, पंजाब में ये, एमपी में ये, आंध्र प्रदेश में ये और बिहार असम में ये। समझ गए? रिस्टोरेशन, चलो आखिरी है। बट डज इट मीन दैट द कांग्रेस सिस्टम वॉज रिस्टोर्ड? क्या ये मतलब है कि इतनी सीट्स लाके जो कांग्रेस सिस्टम 1952 से 67 तक का था वो रिस्टोर हो गया? वट इंदिरा गांधी हैड डन वॉज नॉट अ रिवाइवल ऑफ द ऑल कांग्रेस पार्टी, री इन्वेंटेड द पार्टी। अब कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी ने किया वो कांग्रेस पार्टी का री इन्वेंशन नहीं था, वो एक ऑल टुगेदर नया सिस्टम ही ले आई थी। द पार्टी ऑक्यूपाइड अ सिमिलर पोजिशन। पार्टी ने बेशक उतनी ही सीटें जीती हो जितनी वो 1952, 57, 62 में जीती थी, मगर इट डजेंट मीन कि कांग्रेस सिस्टम वही था। पहले क्या होता था कि फैक्शंस होते थे, मगर इस टाइम पे जीती गई एक ही सुप्रीम लीडर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी की वजह से। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वीक हो गया था, ठीक है, और बहुत फैक्शंस नहीं थे इस बार इनके, अकोमोडेटिव नहीं थी ओपिनियंस और इंटरेस्ट की, जो इंदिरा गांधी ने कहा वही होगा। और ये कुछ सोशल ग्रुप्स पे बहुत डिपेंडेंट थे। पहले थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट दी सेक्शन सब सपोर्ट करते थे, अब सिर्फ गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और ये नया कांग्रेस कह सकते हैं, इसको हम कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोरेशन नहीं कह सकते। उन्होंने नेचर ही चेंज कर दिया, कांग्रेस सिस्टम का रिस्टोर किया मगर नेचर ही चेंज कर दिया। डिस्पाइट बीइंग मोर पॉपुलर, द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस डिड नॉट हैव द कैपेसिटी। बेशक ही इनकी सीट ज़्यादा हो, मगर इनके पास वो कैपेसिटी नहीं थी जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर थी, कि सारे कॉन्फ्लिक्टिंग टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इंदिरा गांधी की पोजीशन स्ट्रांग होती गई, पॉलिटिकल अथॉरिटी बढ़ती गई, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन मगर कम होता गया। जब एक ही लीडर के आसपास डेमोक्रेसी घूमती है तो डेमोक्रेसी नहीं रह जाती, वो अथॉरिटेरियन रूल बन जाता है, ठीक है। अनरेस्ट होने लगे और इकोनॉमिक डेप्रीवेशन बढ़ती गई, ये अगले चैप्टर में हम देखेंगे। विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर। और बाकी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।